गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री एनसीईआरटी का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका जो भी एचपी टेट का पेपर है, मेडिकल या नॉन मेडिकल या फिर सी टेट साइंस, जिसमें चाहे आप मेडिकल के हो नॉन मेडिकल के हो, उसमें तो साइंस ओवरऑल ही, चाहे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो केमिस्ट्री तो सभी में कॉमन है। और ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से चाहे इंडिकेटर्स हों या एसिड्स हों या सॉल्ट हों, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और ठीक है, तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो एमसीक्यू जैसे हमने इस पे बेस ऑलरेडी डिस्कस किए थे, आज की क्लास में हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही, तो बेसिक चीज़ है कि एसिड जो है वो सार खट्टे होते हैं, है ना, और बेसिस जो हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, बट अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक जो भी सब्सटेंस है उसको आप टेस्ट करने लग जाओ कि ये खट्टा है या कड़वा है, उससे हमें एसिड या बेस का पता चल जाए, है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसे हम किसका नाम दे देते हैं, इंडिकेटर्स का नाम दे देते हैं। इंडिकेटर जो हैं वो दोनों तरह के होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज, जिसे गुड़हल हम कहते हैं, वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आ जाते हैं ना। ऐसे सिंथेटिक जो मतलब लैब में बनाए जाते हैं उस तरह के इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम इसे किसी एसिड या सोल्यूशन बेस के साथ मिलाते हैं तो अपने कलर में कोई ना कोई चेंज दे देते हैं ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई एसिड है ये सॉल्यूशन, या कोई भी सब्सटेंस या बेस है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस क्या है हमारा, एक नेचुरल डाई है। ओके, ये भी नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, जिसे लिटन से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका जो कलर है वो मॉव या पर्पल कलर होता है। ठीक है, इन डिस्टिल वाटर। और जब इसे ऐड किया जाता है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये अपना रंग बदल देता है और इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ओरिजिनल कलर मॉव या पर्पल होगा, और जैसे ही हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसे ऐड करेंगे ये अपना कलर चेंज कर देता है और रेड कर देता है। और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करें तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो आपने देखा होगा इस तरह से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी पाया जाता है, स्ट्रिप्स या पेपर की फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे हम जिसका नाम दे देते हैं लिटमस पेपर का नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेने हैं, इसका कलर क्या है, और जब ये इसे किसी एसिड में या बेस में मिलाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो अपना कलर क्या कर देता है, रेड होने पे, रेड हो गया तो मतलब एसिड होगा, ब्लू हो गया अगर तो कैसा होगा, सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, है ना। एसिड के केस में रेड और बेस के केस में ब्लू। जैसे एसिड से हमें मतलब जला भी देते हैं ना इससे सॉल्यूशन, तो उससे एक इंडिकेटर है रेड, मतलब है ना डेंजर का साइन, उससे भी आप याद रख सकते हो कि एसिड के केस में रेड और बेस के केस में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, और कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जो अपना कलर नहीं चेंज करते हैं। जैसे अभी तो बोला कि एसिड होगा तो अपना रेड कर देगा कलर, बेस होगा तो ब्लू कर देगा, बट बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो अपना कलर नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या किया कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है। जैसे आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उसके लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं, 0 to 14। 7 पे जो कोई भी सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, उसे क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाता है। 7 से ऊपर को हम बेस कह देते हैं कि बेसिक है सॉल्यूशन, और उससे जो नीचे होगा उसे हम किसका नाम दे देते हैं, एसिडिक का नाम दे देते हैं ना। तो जो सॉल्यूशन अपना कलर नहीं चेंज करते हैं उन्हें कैसा सॉल्यूशन कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि एसिड रेन मतलब जो रेन वाटर है उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो एसिडिक कब बन जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे जो कि कहाँ से आते हैं, विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि भाई ज़्यादा ऐसी चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में,
और क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन है ये डैमेज करती है जितनी कोई भी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल वाला एग्जाम्पल कई बार एग्जामिनर दे देता है कि वो क्या हो रहा है, वो ऐसा पीला क्यों पड़ता जा रहा है, ख़राब क्यों होता जा रहा है। ठीक है, या प्लांट्स एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी ये सही नहीं है, हानिकारक होता है। तो क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है, जो रेन वाटर है उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। और मतलब जो बन जाता है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ज़्यादा होता है किसमें, एसिड रेन में या रेन वाटर में। उसकी वजह से जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्लियर, ये चीज़ भी आपने याद कर रखनी है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पीछे हमने बात की कि नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं, आपके इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें से जैसे लिटमस आ गया, ऐसे ही टर्मरिक भी है, घर में जो हल्दी यूज़ करते हैं। तो हल्दी क्या करती है, अपने कलर को चेंज कर देती है येलो से रेड ऑरेंज में, जब क्या किया जाता है, इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। और ये येलो मतलब जो इसका कलर है वही कलर रहता है अगर इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। मतलब कोई सॉल्यूशन है, आपने हल्दी उसमें डाली, उसने अपना कलर नहीं चेंज किया तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर कलर चेंज कर दिया और कलर क्या कर दिया, रेड ऑरेंज कर दिया, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, घर पे भी मतलब इस चीज़ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे घर पे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, नींबू वगैरह या कुछ और है, उनमें आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो, है ना। ऐसा ही चाइना रोज सॉल्यूशन है। चाइना रोज जिसे गुड़हल हम कहते हैं, इसका जो कलर है वो लाइट पिंक होता है, बट अगर इसे किसी एसिड में मिलाया दिया जाए तो ये अपना कलर जो है डार्क पिंक, ये जिसे मेजेंटा भी कहते हैं, कर देता है। और अगर बेस में मिला दिया जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेने हैं आपके, जैसे सीरियस साइंस हो गया या HP टेट में इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे मैंने कहा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है, जिनका एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फिथैलिन आ जाता है ना। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में मिलाया जाए इसे, तो अपना कलर क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, जैसे क्या कौन सा करता है, लिटमस करता है। और अगर बेसिक में मिलाया जाए तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही फिनोल्फिथलीन क्या करता है, इज कलरलेस बट इन बेसिक इट गिव्स पिंक कलर। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है और बेसिक में अपना कलर कैसा कर देता है, पिंक कर देता है। ये सारे पॉइंट, टर्मरिक हो गया, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए, चाइना रोज़, मतलब जो भी नेचुरल अकरिंग है, ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कौन कौन से अलग अलग सब्सटेंसेस या मटेरियल्स हैं या घर में किचन में हम यूज़ करते हैं, उनमें कौन कौन सी एसिड पाई जाती है। तो विनेगर है, सिरका हम यूज़ करते हैं घर में, एसिडिक एसिड इसमें पाया जाता है। आंट जब क्या करती है, चींटी हमें काटती है तो थोड़ा सा दर्द होता है ना हमें, उसमें वो कौन सी एसिड रिलीज़ करती है, फॉर्मिक एसिड होती है उसमें। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, लेमन वगैरह, इनमें सिट्रिक एसिड होती है, सिट्रस से याद रख सकते हो। कर्ड जो है दही, उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C जिसे कहा जाता है। और जो भी ये इमली, ग्रेप्स या आम वगैरह हैं, इनमें किस तरह की एसिड रहती है, टार्टैरिक एसिड रहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये NCERT के अकॉर्डिंग ही है ना, तो क्योंकि एग्जामिनर का जो आंसर है NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही रहता है, तो इसे हम फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे आपके नोट्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एसिड और बेस हैं ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब कोई एसिड है उसे मेटल के साथ मिलाया जाता है, मतलब एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो एक सॉल्ट बना देती है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है वो, और साथ में हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड रिलीज़ करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेम ऐसा ही किसके साथ होता है, बेस के साथ भी। जैसे आप देख पा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये एक बेस है, इसे एक मेटल जिंक के साथ क्या किया जा रहा है, रिएक्ट कर रहा है ये, तो ये भी क्या बना देता है, सॉल्ट, सोडियम जिंकेट जैसे बन गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो मतलब कॉमन चीज़ क्या है, किसी भी एसिड या किसी भी बेस को जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो दोनों ही क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई मेटल कार्बोनेट है उसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। ये अलग चीज़ है, ये अलग आपने याद रखना है। ये एसिड के केस में है और ये एक बेस के केस में, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब दोनों को ही रिएक्ट कर दें तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की रिएक्शन को और एक कोई सॉल्ट बना देते हैं एंड साथ में वाटर बना देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का केस ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बना दिया इन्होंने, एक सॉल्ट बना दिया सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर बना दिया, ठीक है। कि नोट कर लो, याद रखने हैं, MCQ की फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। सेम जैसे कि कोई भी बेस या एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वैसे ही मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है pH की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे पीछे हमने बोला कि कोई भी सॉल्यूशन या जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, कैसा है, वो pH स्केल से पता चलता है हमें। तो हमारी बॉडी का जो pH लेवल रहता है वो 7 to 7.8 रहता है, मतलब बहुत मिनिमम रेंज में हमारा जो pH है वो रहता है। तो इसीलिए अगर कई बार एसिड ज़्यादा हो जाए ना तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एसिड रेन का अगर जो pH है, मतलब रेन वाटर का जो pH है वो 5.6 से नीचे चला जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। मतलब नॉर्मली जो रेन वाटर वो एसिडिक होता है बट 5.6 से नीचे चला जाए तो एसिड रेन तब उसे कहा जाता है, क्योंकि वो जो है, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके लिए क्या रहता है, ये हानिकारक होता है, ठीक है। हमारा जो माउथ है उसका अगर pH 5.5 से नीचे चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है ना। आपको पता है हमारा जो जैसे टीथ हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म से ही बने हैं, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, तो वो करोड होना शुरू हो जाता है ना, ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर हमारे माउथ का pH जो है 5.5 से नीचे चला जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए हमारा माउथ, है ना। तो उसकी वजह से भी हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक हों, या फिर कई बार जैसे हमारे दांतों में जूठन वगैरह रह जाती है ना, उससे जो जर्म्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ज़्यादा एसिडिक जो है हमारी लार बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे दांत खराब होते हैं। तो मतलब तभी बोलते हैं कि कुछ भी हम खाते हैं तो कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए, हमें ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है pH ऑफ सॉल्ट्स। अब जो सॉल्ट्स हैं इसमें आपने ध्यान रखना है, पीछे हमने बात की कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, तो सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो उनका जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब उसका pH 7 होगा। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसका pH रहेगा वो <7 रहेगा, मतलब एसिडिक होगा वो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे। और वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए और वीक एसिड हो जाए तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब <7 होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अलग अलग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके बारे में आप क्या याद रख सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग का कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर वुड पल्प से हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, वाइट कलर होता है उनका भी, है ना, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो खुद कैसे बनता है, प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेपर बनाने में उसको ब्लीच करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी किया जाता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और साथ में आपने देखा होगा कि जो वाटर में जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। जैसे टैंक वगैरह होते हैं ना, उनमें डाल देते हैं, घर में आपकी टंकी वगैरह, उसमें भी कई बार ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है जिससे कि उसके जर्म्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए।
उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको पता है कॉमनली हम यूज़ करते हैं घर में, है ना। जैसे कई बार केक वगैरह बनाने के लिए या जो आटा है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, जैसे घर में बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें, पूरी वगैरह कुछ भी ऐसा, है ना। तो इसका यूज़ किया जाता है किचन में, ओके। जिसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है, NaCO3, ओके। इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन ये सारे इसके रॉ मटेरियल रहते हैं। और उसके बाद क्या बनता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनिया भी क्योंकि इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और दूसरा हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है, सॉरी बेकिंग सोडा बन जाता है ना। तो बेकिंग सोडा के यूज़ क्या हैं आपको पता है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किचन में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एंटासिड की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि कई बार ना हम जैसे कई बार कुछ खा लेते हैं, स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, उससे उस पेन को रिलीफ देने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है डायरेक्टली, कई बार यूजेस कुछ होते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इसका यूज़ साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। क्लींजिंग एजेंट है ये, डोमेस्टिक पर्पज में भी इसका यूज़ कर देते हैं, कई बार दाग निशान वगैरह पड़ जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए भी कर सकते हो इसका यूज़। एंड इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो रिमूव किया जाता है इससे, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो है हार्ड हो सकता है अगर टेम्परेरी हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब जब कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है वाटर में, तो उसे हार्डनेस का नाम दे देते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को तो बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है, बट परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, उसके लिए हमें वॉशिंग सोडा का यूज़ करना पड़ता है। हार्डनेस है वाटर में कैसे पता चलता है, जैसे कि ना हम हाथ धोते हैं या नहाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हमारे हेयर हमारी स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाती है, उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि जो वाटर है उसमें हार्डनेस है, मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले हुए हैं। जिससे आप बॉइलिंग से, अगर टेम्परेरी है हार्डनेस तो बॉइलिंग से, अगर परमानेंट है तो वॉशिंग सोडा का यूज़ करके उसे रिमूव किया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इम्पॉर्टेंट है। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक रहता है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, बाकी MCQ वाला भी हमने सॉल्ट एंड बेस के MCQ भी किए थे, वो वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, अगर नहीं देखी होगी वो भी चेक कर लेना, ठीक है। जल्दी मैं फिज़िक्स वाली वीडियोस भी लेकर आऊँगी आपके किसी टॉपिक हो या MCQ पे। आप मुझे एक बार बता देना कि टॉपिक के थ्योरी चाहिए या MCQ चाहिए, उसी तरीके से हम आपकी HP टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें।